सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। मैं जरा मेरा पावर पॉइंट है वो शेयर कर रहा हूँ। ओम अश्विनाय ज्वरीरिषो ध्रुवत्पाणिषु बस्पति पुरोभुजाचनस्य तम्। जो समाज की समस्याएं रहती है, विनेश जी आवाज बराबर आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी हाँ। समाज की जो समस्या रहती है वो कभी कभी कुछ अच्छे शास्त्रों के लिए उसको समाधान करने का अच्छा चांस हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी, चांसेस फॉर आयुर्वेद। यानी ये कोविड आयुर्वेद के लिए ही आया है ऐसा लग रहा है, पहली लहर में, दूसरी लहर में, और अभी जो पोस्ट कोविड में जो म्यूकरमाइकोसिस है उसमें भी मैंने तो ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन सुनाई देने रहा है कि उसमें भी अच्छा परिणाम मिल रहा है। समस्या के दौरान भी और समस्या के बाद भी यह चालू रहता है। ये बस का फोटो जरा आप सब लोग देख पाएंगे। सीरियसली एंटीबायोटिक्स विल नॉट ट्रीट कोल्ड्स एंड फ्लू। ये विदेश में कोई जगह पर अच्छे संपन्न देश का ये बस का फोटो है, स्वतः ही बोल रहा है। ये पुराना फोटो है, अभी परिस्थिति अपने सामने है। समस्या अभी के जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें कॉमन समस्या है, एलोपैथी का है कि कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेद की एक समस्या है कि आयुर्वेद की एक से ज्यादा अनेक दवाइयां है, तो उसमें से हमें रास्ता निकालना है। औषधियां, मैंने कोविड की पहली लहर में जो काम किया और बाद में जो दूसरी लहर आई उसमें थोड़ा थोड़ा औषधियों का प्रयोग बदलता नजर आया है, कुछ बदलाव करना पड़ा है। मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। विनेश जी कितने मिनट तक बोलना है? आप जितना समय चाहें। हाँ जी सर। हाँ। तो पहली लहर में साधारण सुदर्शन कन्वर्टी दे देते थे, संशमनी देते थे, काम हो जाता था। दूसरी लहर में अभी सुवर्ण युक्त औषधि वगैरह ज्यादा देना पड़ता है, थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है। शायद तीसरी लहर में देव व्यापार चिकित्सा यानी यज्ञ चिकित्सा वगैरह का ज्यादा रोल रहेगा, यदि आएगी तो ऐसा लग रहा है, यदि हम जागरूक समय पर नहीं हुए तो ये जो औषधियों का कॉमन जो प्रयोग रहता है, मेरा व्याख्यान एकदम ज्यादा बुद्धि संपन्न हो इस प्रकार से नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सरल बना के दे रहा हूँ, क्योंकि नए वैद्यों को ज्यादा सीखने को मिले। जो ज्ञानी वैद्य है वो तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के रुग्णों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो नए वैद्य है और अपने विद्यार्थी है उनका विश्वास वर्धन हो जाए, संकल्पबद्ध हो जाए कि आयुर्वेद सही में काम करता है, तो उस प्रकार से सरल थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। इसमें कुछ घरेलू प्रयोग भी हम करते हैं, पेशेंट के सतत संपर्क में रहते हैं, तो घरेलू प्रयोग में हम नागरवेल के पत्र का उपयोग करते हैं। तो जो घरेलू प्रयोग में क्या क्या उपयोग करते हैं वो सब पहले लिखा है मैंने, जो रसोई घर से, क्योंकि कभी कभी अपने एक पांडे जी करके थे वहां नोएडा से, तो वो मेरे सीधे यहाँ नहीं दिखाने आ सकते थे। तो कब जम गया था, मैंने बोला नागरवेल के पत्र आप लो, उसको एक तरफ तिल का तेल या सरसों का तेल या कुछ न मिले तो आपके घर का रसोई का तेल वो लगाओ और उसको छाती के ऊपर, हृदय के सिवा के भाग के ऊपर, या कोविड में ऐसी प्रतीति भी होती है कि यहाँ कफ जम गया है, पीछे जम गया है, अपर पार्ट में फेफड़े के जम गया है, राइट अपर लोब में जम गया है, ऐसे फीलिंग भी होती है, या वहां स्वेलिंग जैसा फिर, तो वहां पर ये पत्र रख के और बाद में उसको अजवाइन की पोटली का सिकाई, लहसुन और अजवाइन की पोटली का सिकाई या नमक की पोटली का सिकाई, इस प्रकार से सिकाई करने से, मेरा भाई ही है विमल पटेल और उसकी पुत्री, दोनों को भी ये ज्यादा था, ये पांडे जी की तरह। और दूसरा एक मिस्टर मकवाना का परिवार था, उनमें भी पूरे घर में कोविड था, दूसरी लहर की बात कर रहा हूँ ये सब, तो वो सबको इससे तुरंत फायदा मिला। यानी मैं
ये सब कहीं ना कहीं से सीखा हूँ, तो जहां से सीखा हूँ वो मुझे बोलने में भी बहुत आनंद होगा। ये मैंने वैद्य पूजाबेन शाह करके यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अहमदाबाद कर्णावती में। तो उनका व्याख्यान एक दो बार सुना, और मेरी आदत है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको प्रत्यक्ष क्रियान्वयन में कैसे लाया जाए। जैसे कि मैंने शास्त्र में कभी पढ़ा कि हरितकी है वो घी के साथ देते हैं तो दाह शमन का काम करती है। तो मेरी, जैसे विनीश जी ने बताया कि सेक्टर 22 की जो आईपीडी है उसमें 20-25 पेशेंट लगभग भर्ती रहते थे, तो उसमें मैं ये सब देने लगा हरितकी गाय के घी के साथ में। तुरंत में वो चरक का है वो टिक मार्क हो गया कि ये सही में काम करता है, बाद में आगे चलो, आगे कुछ काम करो। ऐसे छोटे छोटे जो आयुर्वेद के प्रयोग है महंगी महंगी दवाइयों के साथ में, वो बहुत काम करते हैं और सरल भी रहते हैं। तो ये नागरवेल के पत्र का जो सिकाई करना है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही एक एरंड तेल का प्रयोग है, इसमें शुष्क काश होती है। तो हमारे यहाँ जो कफज काश के रुग्ण आते हैं उसमें कफज काश में तो आयुर्वेद दवाई और सब कुछ बहुत अच्छा काम कर देता है, लेकिन जो वातिक काश रहती है या शुष्क काश रहती है तो उसमें रोगी को थोड़ी कष्ट भी होती है। तो पहले से ही हम ये वातिक काश में, ये मैंने वैद्य अमित शाह हमारे यहाँ अहमदाबाद में कर्णावती में खुखरा में बहुत बड़ी अस्पताल गवर्नमेंट के चला रहे, अच्छी ओपीडी देख रहे हैं, तो उनके पास से सीखा था। तो जब भी शुष्क काश आ रही है तब आधे या एक कप गरम गरम पानी में आधा या एक चम्मच एरंडी का तेल शाम को, जब भी आती है तब नहीं, शाम को सूर्यास्त के वक्त लेना है। तो उससे वातिक काश में धीरे धीरे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और मैंने गोघृत भी लिखा है इसमें। तो गाय का घी जब शुष्क काश आती है तब आधा या एक चम्मच गरम गरम पानी या गरम गरम चाय या दूध, चाय के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित न करते हैं, छोड़वाते हैं चाय सबको, तो गरम गरम ये दूध या पानी में आधा या एक चम्मच देसी गाय का घी डाल के पीने से तुरंत शुष्क काश में फायदा होता है। ये लाक्षणिक फायदा है, लेकिन रुग्ण को तो अच्छा फायदा लगता है। और क्या, रुग्ण का रुचि भी और श्रद्धा भी आयुर्वेद के प्रति बढ़ता है। मेरे जो नाड़ी वैद्य थे, मेरे गुरु वैद्य परम पूजनीय हरिकर दादा, उनके पास से मैं गोघृत का प्रयोग सीखा था। ऐसे ही एक, हाँ जी, ऐसे ही एक अजवाइन की पोटली का प्रयोग रहता है। जब रुग्ण के नासा बंद हो जाते हैं तब क्या करते हैं, घर में कोई भी तेल पड़ा है उसको सेंधव से मिला के थोड़ा गुनगुना करके अभ्यंग कर दो, और तुरंत, और गाय का घी यदि नासा में लगा सकते हो तो नासा रंध्र में लगा दो, और ये पोटली गर्म करके अच्छी से, और बाद में पैरानजल साइनसिस और उसके ऊपर सिकाई करो और उसको सूंघो, तो तुरंत में रुग्ण को लाक्षणिक फायदा होता है। और कभी कभी ये छोटे छोटे प्रयोग बड़ी बड़ी एलोपैथी की दवाई के सामने भी बहुत अच्छा काम करते हैं। चतुर्थ अवशेष जल या अष्टावशेष जल, ये मैंने वैद्य यहाँ एसवीपी हॉस्पिटल में है वैद्य राम शुक्ला, जो 1.5 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आईसीयू के ऊपर काम कर रहे हैं, वैद्य अनुज जी के जैसे, अपने जो वैद्य अनुज जी ग्वालियर में काम कर रहे हैं उस प्रकार से। तो उनका व्याख्यान में सुना था और मुझे भी उनका एक बार सलाह में भी मिला था। तो चतुर्थ अवशेष जल या अष्टावशेष जल, वो मैं एक रुग्ण का आपको बताता हूँ अनुभव। यहाँ बीएसएफ में मिश्रा परिवार है, और मुझे वाराणसी से अपने एक वरिष्ठ वैद्य का फोन आया कि आपको उनको ठीक करना है। वो वहां पर कुछ परिचय नहीं है उनका डॉक्टर वगैरह का। अभी जो रुग्ण है उनको एलोपैथी का कोई भी दवाई लेते हैं तो तुरंत नाड़ी स्पंदन कम हो जाते हैं, यानी ब्रेडिकार्डिया कार्डिया हो जाता है। तो वो बोले मुझे, यानी ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो 93 या 92 या 90 उस प्रकार से चला जाता था, और ऐसी स्थिति में, और मुझे दिखाने आ सके ऐसी स्थिति में भी नहीं थे, तो क्या करें। तो मैंने कुछ एक छोटे छोटे प्रयोग बताए, इसमें एक इनको खास बताया कि आप चलो कोई भी स्थिति से एलोपैथी में तो जा ही नहीं पाओगे, तो अच्छा है आयुर्वेद के लिए कुछ काम करने का मौका इसमें। तो चतुर्थ अवशेष जल और अष्टावशेष जल कुछ दिन उन्होंने लिया, अभी उनका 99-98 ऐसा ऑक्सीजन का सैचुरेशन रहता है। काली मिर्च
और गोघृत, ये मैंने वैद्य पूजाबेन शाह से सीखा लेक्चर में। तो मैं कहाँ से सीखा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे छोटे-छोटे प्रयोग कई लेक्चर में आते हैं, चले जाते हैं और करने का रह जाता है। इसीलिए ये सबको खास ध्यान में रखना चाहिए और रुग्ण का बहुत सा पैसा बचाते हैं। रुग्ण तो अपने को तो अपना जो परामर्श शुल्क है जितना भी माँगते हैं वो आराम से दे भी देते हैं। तो काली मिर्च और गोघृत, मैंने एक बार किसी साधु को सर्पदंश हुआ था और अपनी यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थी। मैं खुद ही ले गया था उनको, क्योंकि मैं सर्पदंश का अच्छा चिकित्सा नहीं जानता था। लेकिन अपने केरल के कोई, मेरा आदत ऐसा है कि शुरुआत में एलोपैथी एज अ स्टेपिंग स्टोन, वो क्योंकि अपना जैसा चतुर्दश गुणयुक्त 14 गुण युक्त आयुर्वेद बताते हैं उस प्रकार से आयुर्वेद नहीं है अभी। तो जो स्टेपिंग स्टोन है उसका इस्तेमाल करो और उसमें आयुर्वेद को कैसे ले जा सकते हैं, घुसा सकते हैं। तो वहाँ एलोपैथी अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी को कैसे भी करके बचाना है, तो आप मुझे थोड़ा ये जो बोलूं देने दीजिए। शुरुआत में मना किया, बाद में देने दिया। तो उनको तुरंत में 3 काली मिर्च पीस करके, बारीक पीस करके उसमें गाय का घी का पेस्ट बना दिया और वो उनको दे दिया तुरंत में। और बाद में थोड़ी औषधि अभी मुझे यानी कंठस्थ नहीं है क्या क्या दिया था, लेकिन ये मुझे पक्का पता है। तो ये जो वैद्य, केरल के वैद्य ने मुझे बताया कि ये है हृदय आवरण कर देती है, यानी हृदय को सुरक्षित कर देती है। ऐसे मैं अपने वैद्य के व्याख्यान में कहीं पे सुना। तो फुफ्फुस और हृदय का आवरण कर देती है। और ये जो कोरोना है वो एक प्रकार का विष प्रकार का व्याधि है, यानी एक प्रकार का विष ही है वो वायरस। तो उससे बचाने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये भी मैंने 2-3 लोगों को यहाँ पर करवाया, अभी आगे भी करवाऊंगा। जिनमें भी करवाया काली मिर्च और गोघृत का प्रयोग, उनमें तुरंत ऑक्सीजन बढ़ने का वगैरह का प्रयोग अच्छा रहता है, परिणाम अच्छा रहता है। और रुग्ण भी तुरंत, जो चिंता होती है विषादो रोग विवर्धनानाम, ऐसे जो विषाद में रहता है रुग्ण, उसमें तुरंत रुग्ण को शांति मिल जाती है कि मैं कहीं पे ठीक होने जा रहा हूँ। अणु तेल, अणु तेल हम वैसे ही अपने चिकित्सा प्रयोग में बहुत सा उपयोग करते हैं, प्रतिमर्श नशे में कई रोगों में उपयोग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हम अपनी हॉस्पिटल में भेषज संहिता साथ में ही रखते हैं। यानी जो पाठ है या तेल है या घृत है, तो उसका कौन सा व्याधि में किस प्रकार से प्रयोग करना है और क्या क्या परिणाम अपेक्षित है संहिताकार ने बताए, वो मिलता है कि नहीं, वो सब असेसमेंट करते हैं। सब 10-20-30 प्रकार के असेसमेंट के जो उस वहां कोष्टक बना के रखे हैं हर रोग के लिए। तो उसमें जब जब आता है वहां प्लस और माइनस ग्रेडिंग करते हैं। रुग्ण को इंटरेस्ट हो या नहीं हो, हम उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेके ये सब करते हैं। तो अणु तेल इसमें प्रतिमर्श नस्य के रूप में, यदि प्रतिमर्श नस्य नहीं कर सकता है तो सीधा उंगली पे लगा के नासारंध्र में लगाने का। और अपना ही एक आयुर्वेद चिकित्सक भर्ती है लुणावाड़ा में, तो उनको अभी अणु तेल का मेरे असिस्टेंट डॉक्टर ने करवाया प्रयोग। तो तुरंत में ही दूसरे दिन बहुत सारा कफ निकल गया। और मैं भी यहाँ पर करता हूँ प्रतिमर्श नस्य मेरे परिवार में और खुद के ऊपर भी। तो यानी जैसे श्रृंगाटक मर्म और जैसे कहा, ये अपने गाइडेड वेपन्स की तरह ये सब काम करते हैं। और वैद्य अभय यादव करके मलाड मुंबई में मेरा पुराना मित्र है, उसने अभी बताया कि वो अणु तेल के, यानी ऐसे में कभी कभी शास्त्र का प्रेम भी अपने वैद्य से टूट जाता है कभी कभी। तो हम मर्श नस्य में 10 बूंद, 12 बूंद, 16 बूंद, उससे ज्यादा शायद हम नहीं डालते हैं रूटीन में। लेकिन अभय यादव है, विनीश एक बार उनका अनुभव लेने लायक है। तो अभय यादव है, उसका परसों ही फोन आया और ट्विन हार्ट मेडिटेशन में वहां मुंबई महानगर पालिका में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसने बताया कि दिन में 2-2, 3-3 बार ये 12, 14, 16 बूंद नासारस्त्र में डाल के, ये यानी एकदम सीधा अपने बच्चे कर दिया, नए चिकित्सक कर दिया, ऐसा प्रयोग नहीं है। लेकिन हमें क्या क्या हो सकता है, अप टू विच एक्सटेंट आयुर्वेद काम कर सकता है, वो भी जरा ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभय यादव ने उसमें काम किया और अच्छा परिणाम मिल रहा है। उससे 2 दिन में ही सुन के मैंने यहाँ अपने रुग्णों में भी प्रत्यक्ष क्रियान्वयन में लाया और अच्छा परिणाम हम भी देख रहे हैं। ऐसे हजारों प्रयोग संहिताओं में
अपनी राह देख रहे हैं वैद्य की, कि कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले और प्रत्यक्ष क्रियान्वयन करे। तो ऐसे ऐसे कई प्रयोग हैं छोटे छोटे। कोफोल ग्रेगल, मैं पेटेंट को भी अपनी शास्त्रों के औषधि के साथ में चलाता रहता हूँ, और इसमें से जो मजबूत रहता है, जो फास्ट असरकारक रहता है, उसको रुग्णों को शुरुआत में देता हूँ। तो इसमें कोफोल ग्रेगल चरक फार्मेसी का है, वो गार्गलिंग करने के लिए है। यदि मुझे एक अच्छा विश्वास है कि अपने देश को यदि प्रतिमर्श नस्य हमने सिखाया होता, या अपने देश ने प्रतिमर्श नस्य आयुर्वेद से सीखा होता, और ये गंडूस या ग्रेगल गार्गलिंग जैसा कुछ सीखा होता, तो कोरोना अपना इतना सारा पैसा और समय और सब कुछ नहीं ले जाता। तो ये कोफल ग्रेगल तुरंत में असर करता है। मेरा एक केरालिया परिवार है, उन्होंने अभी ही गूगल, मेरा जो रहता है बिजनेस पेज, उसमें ही उन्होंने आज रिव्यू लिखा, मुझे पता चला कि ग्रेगल एकदम फास्ट असर करता है। यानी वो बोले सबके पास ये स्थिति में तो रहना चाहिए, ऐसा सद्य काम करे ऐसा औषधि है। 2 से 3 चम्मच ऐसे लेके गले में आ करके थूक देना है, बस इतना सरल है। कैप्सूल हेलिन है नागार्जुन केरला की, वो भी बंद नाक के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अपना अजवाइन का पोटली भी अच्छा काम करता है। शतदोत घृत, मुझे खुद को ही जब कोरोना हो गया तो बहुत जलन थी, और 11 दिन तक मुझे बुखार था। तो उसमें लगभग बाद में शतदोत घृत से ही वो बुखार शायद पांव से चला गया, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी शतदोत घृत पूरी रात को मुझे लगाना पड़ा था, लेकिन उसका अच्छा प्रभाव भी मुझे देखने को मिला। मेरे रुग्णों को भी वैसे भी देता रहता हूँ, और कोविड में मैं खास देता हूँ। सुदर्शन गनवटी, समशमनी वटी, ये हमने पहली लहर में बहुत उपयोग किया, अभी भी उपयोग कर रहे हैं। दूसरी जो औषधियां है, टैबलेट त्रिशूल है झंडू फार्मेसी, उसका अच्छा परिणाम हमें मिलता है। ज्वर, प्रतिशाय, ये सब जो स्थिति रहती है उसमें हम कई औषधियों को, मेरे गुरु जी जो थे पूज्य हरिकर दादा, उनसे सीखा था कि सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, इस प्रकार से जितना समय तक आप जागृत अवस्था में, उतना समय तक कुछ औषधियों को दे सकते थे। मुझे कोरोना के बाद में जलन नहीं जा रही थी, पाव में से न्यूराइटिस जो हो गया था, जलन नहीं जा रही थी। तो वैद्य हार्दिक चंद्र कलाल जो बड़ौदा में कोविड का पूरा आयुर्वेद का अच्छा अस्पताल पहली लहर से ही चला रहे हैं, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आप संशमनी वटी और चंद्रकला रस हर 3 घंटे में एक एक गोली लीजिए। मैंने लगभग 12-13 दिन तक लिया। पहले ही दिन से फायदा था, लेकिन अभी जरा भी मुझे पाद तल में दाह नहीं है। मेरे रुग्णों को भी ऐसा ही अच्छा परिणाम मिल रहा है। यानी औषधियों को देने का जो समय है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी बहुत बड़ा, यानी कम मात्रा में ज्यादा बार औषधि कभी कभी देने से भी अच्छा लाभ मिलता है। एक टैबलेट रूमास्टाल फॉर्ट है, गुफिक फार्मेसी का आता है, वो भी मेरा जो विद्यार्थी है अभी करके, अभी ठक्कर, उसने उसके रुग्णों को दिया, उसको खुद को भी मैंने दिया था। तो अच्छा परिणाम मिल रहा है, और वैसे हम तो कई सालों से इसका उपयोग कर ही रहे हैं। ये याद रख ले कि मैं पेटेंट का इस्तेमाल स्टेपिंग स्टोन की तरह करता हूँ। शास्त्र में उसका अच्छा विकल्प ढूंढता रहता हूँ, जब तक नहीं मिले तब तक मैं पेटेंट को एकदम फ्री हैंड से उपयोग करता हूँ, और रुग्णों को पहले ही दिन से या पहले ही सप्ताह में फायदा मिलना ही चाहिए, ऐसा हमारे हर रुग्ण में हम अपेक्षा रखते हैं। रुग्ण से ज्यादा हम अपेक्षा रखते हैं परिणाम मिलने की, और लेते भी हैं। टैबलेट फिफाट्रॉल है एमिल फार्मेसी का, उसका भी हम कई रुग्णों में प्रयोग किया है और अच्छा परिणाम मिला है। अभी जो पूरा मकवाना परिवार का जो मैंने बताया, उनमें हमने फिफाट्रॉल ही ज्यादा दिया। वहां से उपलब्ध भी था कर्णावती में, तो सरलता से उनको मिल भी गया। टैबलेट कासगनी अपना एसटी मधु गणपति जैसा ही एक हम खुद बनवाते हैं, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम है। टैबलेट बुद्धा यानी पथ्यादि गंज जैसी अपनी एक औषधियां बनवाते हैं, तो वो शिरशूल में तुरंत काम करती है, यानी प्रतिशाय युक्त शिरशूल है। कोविड में शुरुआत के दिनों में शिरशूल बहुत रहता है, यानी जब जरूरत पड़े तब ये एक गोली
और एक कैप्सूल न्यूरोग्रेक्स WHO GMP फार्मेसी है मेरे मित्र निखिल मजेटिया की, यहाँ पर जोएटिक फार्मेसी, उसकी भी सब औषधियां बहुत अच्छी रहती है और शुद्धतम रहती है। तो न्यूरोग्रेक्स और बुद्धा दोनों को हम देते रहते हैं। दोनों में से कौन सी फास्ट असर करती है? कभी कभी दोनों ज्यादा दर्द है तो साथ में देते हैं, कभी कभी अलग अलग भी देते हैं। न्यूरोग्रेक्स है वो वैसे रूटीन रुग्णों में जो माइग्रेन जिस प्रकार के जो रुग्ण रहते हैं उनमें ज्यादा असर करती है। खोखो टैबलेट है जोएटिक फार्मेसी की, वो भी शुष्क काश में बहुत अच्छा परिणाम देती है। सिरप सप्रेस, ये मैंने अपने पहली लहर में अपने वैद्य है, अभी एकदम मुझे नाम याद नहीं रहा है, कामरेज के पास में, नाम याद आएगा मैं बताऊंगा व्याख्यान के दौरान। उन्होंने बहुत काम किया और मीडिया में भी, अपने राम अवतार जी बता रहे थे ना मीडिया में, यहाँ गुजरात में वो बहन ने इतना अच्छा काम किया कि मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया उनको। और उनके द्वारा मैंने एक रुग्ण के बारे में चर्चा किया तो ध्यान में आया कि देवेंद्र भाई पेटेंट से भी ये छोटी छोटी औषध बहुत अच्छा काम करे इसमें, लेकिन ये पेटेंट सप्रेस सिर्फ नागार्जुन केरला का वो अच्छा काम करता है। मैंने उसके बाद में पहली लहर दूसरी लहर में कई रुग्णों को दिया, लगभग 95-98% रुग्णों को असर करता ही है शुष्क काश और कफज काश में। श्वासामृतम सिर्फ ना चामुंडेश्वरी फार्मेसी का आता है, वो जब कफ बढ़ जाता है फेफड़ों में या न्यूमोनिया का जो स्थिति आता है अंदर, तो उस वक्त बहुत अच्छा काम करता है, तुरंत में काम करता है। तो श्वासामृतम भी बहुत उपयोग करते हैं। और जुफेक्स सिरप एमिल फार्मेसी का, उसका भी हम बहुत सा उपयोग करते हैं। वैद्य पांचाभाई दमनिया को आपने सुना होगा, मेरे भी गुरु हैं, तो उनके द्वारा मैंने पहली लहर के दौरान सुना था श्रृंग भस्म, इससे अच्छा कोई औषध शायद नहीं होगा, उस प्रकार से उन्होंने बोला है। मेरे कान में ऐसा कोई वाक्य पढ़ना चाहिए पढ़ाई के वक्त से ही, तो मैं तुरंत उसको क्रियान्वयन में लाने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे खुद के ऊपर ही मैंने प्रयोग किया, सीतोपलादी चूर्ण में श्रृंग भस्म वैद्य निकुंज से मंगवा के भोपाल से, और मैंने लिया, तुरंत में ही जो एपिकल यानी जो फेफड़े का ऊपर का भाग में कफ का प्रतीति रहता था, वो तुरंत में उसी दिन से फायदा करता है, उसी दिन से फायदा करता है। श्वास का चिंतामणि रस भी उसी दिन से फायदा करता है। सीतोपलादी चूर्ण मैंने बताया, पोस्ट कोविड जो फेफड़ों को फिर से तैयार करना है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने कुछ एक दो रुपयों का अनुभव भी मैं आपको बताऊंगा। कनका सब, ये हमने वैद्य हार्दिक चंद्र कलाल का अनुभव से सीखा कि इसमें जो SpO2 डाउन रहता है, और शायद उन्होंने डी डाइमर के बारे में भी बताया होगा, मैं भूल गया हूँ। तो उसमें वैसे हम अस्थमा जो श्वास के रुग्ण होते हैं उसमें मैं कई साल तक सोमा सब और कनका सब का प्रयोग मैंने किया ही था, लेकिन इसमें कनका सब कुछ रुग्णों को दिया, अच्छा परिणाम मिला। अभी हम इसको और भी आगे डॉक्यूमेंट करेंगे और कैसा रहता है उसका काम करते वो हम अभ्यास करेंगे। श्वास का चिंतामणि रस, पहली लहर में श्वास का चिंतामणि रस लिया शहद के साथ में पीस करके, तुरंत में ऐसे कुछ काम कर रहा है गाइडेड वेपन की तरह, आयुर्वेद औषधि ऐसा फीलिंग हो रहा था। दूसरी लहर में कष्ट पड़ रहा है फिर भी काम तो अच्छा करता ही है। महालक्ष्मी विलास रस भी अच्छा काम कर रहा है। सुवर्ण वसंत मालती भी हमने कई रुग्णों में दिया और अच्छा परिणाम मिला है। चंद्रकला रस, ये जो दाह युक्त ज्वर वगैरह है उसमें बारी बारी देने में, ये अपने वैद्य पश्चिम बरन जी का जो व्याख्यान था, और उनके ही जो शिष्य है जो मुझे नाम नहीं याद रहा है सूरत के, तो उनके दोनों के द्वारा मैंने सुना था और बाद में कई रुग्णों को दिया और अच्छा परिणाम हमें यहाँ ज्वर में, जो ज्वर उतर ही नहीं रहा है पैथिक ज्वर, उसमें अच्छा परिणाम मिलता है। जय मंगल रस भी अच्छा परिणाम देता है। लेकिन मेरा खुद का अनुभव बता दूं, एक मैं ही रुग्ण ऐसा था कि मुझे दोनों भी असर नहीं कर रही थी, उस प्रकार से मैं हैरान 10-12 दिन तक हुआ था। तो ऐसा भी कभी होते रहता है, यानी मेरे जितना कष्ट मेरे कोई भी रुग्ण को नहीं हुआ था, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो हमें जो कड़वा सत्य है, बिटर ट्रूथ है, उसको भी साथ में लेके जाना है। यानी आयुर्वेद जब षोडश गुण युक्त, षोडश कलायुक्त आयुर्वेद हो जाए तब जाके हम एकदम से छाती खोल के बोल सकते हैं। अभी हमें धीरे धीरे वहां रास्ता बना के जाना है और काम करना है।
जो पोस्ट कोविड कंडीशन रहती है, लंग फाइब्रोसिस, शुष्क काश, हार्ट पेन, हृदय शूल, दौर्बल्य रहता है, म्यूकरमाइकोसिस रहता है, वो सब में हम क्या क्या उपयोग करते हैं। दौर्बल्य में लघु वसन मालती है, सुवर्ण वसन मालती है, उसका हम प्रयोग करते हैं। अपना एक रसायन च्यवनप्राश जैसा ही बनवाते हैं, यानी शुद्ध देसी गिर गाय के बिलोने के घी और वो सब शुद्ध डाल के, तो उसका हम अच्छा परिणाम ले रहे हैं। दशमूल क्वाथ शुष्क काश में, ये वासा घृत या कंटकारी घृत के साथ में, ये जो केरालिया परिवार है उनका परिवार में बहुत तकलीफ था और मैंने दिया, और वैसे भी पहले से ही दे रहे हैं हम, एक बिफोर कोविड यानी 2-3 साल पहले का जितना भी चिकित्सा का काल है। बहुत अच्छा शुष्क काश में दशमूल क्वाथ में कंटकारी घृत एकदम अच्छा परिणाम देता है। टैबलेट रक्त बल और मेद बल, जो मेरे मुंबई और सूरत के पेशेंट थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा पहली लहर में था और उनको जो लंग फाइब्रोसिस के बाद में जो ऑक्सीजन के ऊपर, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि लंग फाइब्रोसिस ठीक हो गया, क्योंकि वो सीटी स्कैन ही बता सकता है या अन्य कोई अन्य जो हो रहते हैं टेस्ट, उसके द्वारा पता चलता है। लेकिन पेशेंट जो मिस्टर मोरवाल थे है, उनका 6 लीटर के ऊपर थी, अभी लगभग पौना लीटर 1 लीटर, और कभी कभी ऑक्सीजन निकाल भी देते हैं तो चलता है। और ऐसे अन्य तो शुष्क काश वगैरह तो पूरी ठीक हो गई। अभी बाद में उनका स्कैन वगैरह करवाएंगे तो और भी हम आपके सामने रख पाएंगे कि इसमें रेडियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या हुआ है। तो उसमें ये रक्तबल मेदबल यानी ए फॉर आयुर्वेदा वैद्य तपन कुमार वैद्य, भावनीत गणात्रा वैद्य, प्रवीण हिरपरा, इन लोगों का वैद्य भावेश जोशी, इन लोगों का आयुर्वेद फार्मेसी है। वैद्यों को समर्पित फार्मेसी का एक अच्छा प्रोफेशनल फार्मेसी वो बनाते हैं, यानी अपने जो पाचक द्रव्य रहते हैं, रक्त पाचक, मेद पाचक। तो मैंने कई लंग कैंसर के पेशेंटों में काम किया है। जिन कैंसर के पेशेंटों को पता नहीं है कि उसको कैंसर है, ऐसे पेशेंट तो अभी 5-6 साल होने वाला है, फिर भी उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, यानी अच्छी तरह। और जिनको पता है वो लोगों को भी कीमोथेरापी या कुछ नहीं लिया है, अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो बाद में हमने कोविड, पोस्ट कोविड में भी, कि जैसे माँ के गर्भ में फेफड़े बन रहे हैं, उसमें रक्त वेद वगैरह बल काम करता है, तो इसमें क्यों नहीं काम करेगा। तो इसमें हमने दिया, बहुत अच्छा परिणाम मिला। आप लोगों को साथ में ही बता दूं कि लिवर सिरोसिस के मेरे रुग्ण रहते हैं, जो चैलेंजिंग हर प्रकार के रोग रहते हैं, बाद में धीरे धीरे हम उसका अच्छा चिकित्सा करते हैं। तो इसमें लिवर सिरोसिस के भी रुग्ण है, तो उनका भी लिवर में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ऐसे ही पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर मेरे परिवार में ही अच्छा परिणाम लिया है मैंने, और अन्य रुग्ण है उनमें भी अच्छा परिणाम लिया है। रीनल फेल्योर में भी अच्छा परिणाम, अभी यानी रुग्ण का क्रिएटिनिन जो 9, 10, 11 रहता था, अभी 1.5, 2, 3 ऐसा फ्लक्चुएट रहता है। बराबर सभी रुग्ण में मिल जाएगा ऐसा नहीं है, इसके साथ में और भी चलता रहता है। बहुत सा सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचार भी करना पड़ता है, लेकिन आयुर्वेद की औषधियां इस प्रकार से काम भी करती है। यानी हम कोविड में ही काम किया ऐसा नहीं है, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर और ऐसे जो लंग फाइब्रोसिस से पहले जो परिस्थिति आती है बिफोर कोविड, उसमें भी मेरे जो यूट्यूब चैनल है वैद्य धर्मेंद्र पटेल के नाम से, उस पर आप देखोगे तो ये सब अलग अलग जो चैलेंजिंग डिसीज में हमने काम किया, वो सबके एक एक सैंपल इंटरव्यू रखे हैं, तो आपके ध्यान में आएगा कि इस प्रकार के रोगों में भी आयुर्वेद और शीघ्र असर करता है। कई महत्तम रोगों में शीघ्र असर करता है। प्रभाकर वाटिका हमने जो हृदय शूल रहता है उसमें मैं बहुत सा उपयोग करता रहे, वो अच्छा परिणाम भी मिलता है। लक्ष्मी विलास रस है, उसको हम पोस्ट कोविड भी अच्छा उपयोग कर रहे हैं, हृदय को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो इसके लिए, और अच्छा परिणाम मिल रहे हैं। सीतोपलादी चूर्ण का मैंने बता दिया। समसन्निवटी हम जो दाह वगैरह रहती है उसमें, और चंद्रकला रस भी उसके साथ में लेते हैं। जो पोस्ट कोविड मैंने मिस्टर मोरवाल का बताया आपको, ऑनलाइन सब देख के बाद में उनका फोन आया था। ये 6 लीटर पे थे, अभी पौने लीटर के ऊपर है। यही सब दिया, रक्तबल मेदबल दिया, दशमूल क्वाथ के साथ में कंटकारी घृत दिया, और लगभग 5 महीने से ज्यादा मेरे फॉलोअप में है, और हर महीने स्थिति धीरे 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 अच्छा खासा सुधर रहा है। मिस्टर गुजराती, मिसिस गुजराती सूरत, उनका 3 महीना वो कोविड में भर्ती थी पहली लहर में। ये मैं पोस्ट कोविड वाले पहली लहर के उनके बारे में बता रहा हूँ।
थोड़ा विषय से अलग है, लेकिन प्रेरणा मिले नए बच्चों को, इसलिए अभी इसके साथ में ले रहा हूँ। तो उनको एम्पुटेशन भी करना पड़ता था, यानी एम्बोलिज्म हो गए, जो ब्लड क्लॉट बनता है वो पाँव में चला गया तो वहां गैंग्रीन हो गया। तो ऐसी स्थिति, और बाद में ऑक्सीजन के ऊपर थी। अपना यही मिस्टर मोरवाल को दिया, उसी प्रकार का लगभग सेम सेम औषधि उनको दिया। अब वहां के एक न्यूरो फिजिशियन है, उन्होंने मुझे एक केस रिफर किया कि धर्मेंद्र भाई आप इनका चिकित्सा करो, और आपको एकदम ऐसा लगेगा कि 2 महीने में रुग्ण ने अपने आप से ही सब दवाई लेना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पहले सप्ताह से उसको ऑक्सीजन का जरूरत कम पड़ने लगा घर में, और धीरे धीरे ऑक्सीजन छूट गया, चलने लगी। और अभी एकदम, यानी जब मैंने 2 महीने पहले शायद उनका फॉलोअप लिया होगा, वैसे ही पूछ के, तो एकदम शी वॉज ऑल राइट। मैंने ऐसा, आयुर्वेद हर क्षेत्र में अच्छी तरह से काम कर सकता है। एक डॉक्टर मेरे थे सीनियर, उनको पोस्ट कोविड सब समस्याएं बहुत सी थी। बाद में सब ये सब मैंने बताई, वही औषधियां मैंने कुरियर की थी ऑनलाइन देख के। ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो अपना एक नया आयाम है। ये कोविड के बाद में भी हमें चालू रखना चाहिए, जिससे रुग्ण का समय बचता है, रुग्ण का पेट्रोल डीजल वगैरह बचता है, पैसा भी बचता है, और कार्बन फुटप्रिंट उससे एमिशन नहीं होता है। और वीडियो कॉल से जिन रुग्णों को अच्छी तरह से देख सकते हैं, वैसा देख के इसकी वजह से हम अन्य राज्य के, अन्य देश के रुग्णों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये हम पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी अपना 90% ओपीडी वो ऑनलाइन है, सब 10% रुग्ण ही यहाँ आ रहे हैं। तो ये भविष्य में भी चालू रहेगा। तो ऐसा हम सब कर सकते हैं। तो डॉक्टर को हमने भिजवाया, बाद में मेरे ऊपर उनका फोन आया कि धर्मेंद्र भाई, मैं 60 चक्कर मेरे गार्डन में लगा सकता हूँ, मेरा 3 मंजिला घर है, उसमें मैं 10 से 15 बार चढ़ उतर सकता हूँ, ऐसा अच्छा है। यानी वो एलोपैथी से ठीक हुआ, लेकिन बाद में हमने आयुर्वेद से पोस्ट कोविड कंडीशन थी वो सब ठीक की। देव व्यापार चिकित्सा, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र मैंने खुद मेरे परिवार में अनुभव किया है, मेरे रुग्ण भी अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छा सही में काम करता है। शुरुआत में लगेगा कि ये आधा घंटा क्या कर रहे हैं, कैसे जाएगा समय ऐसा, लेकिन धीरे धीरे जैसे सतत अनुशीलन है, वो अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही ये बाहरी सतत इसका प्रयोग करते हैं तो ध्यान में आता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। श्वास व संस्थान के लिए मंत्र, ये डॉक्टर है अपने पूना में, उनका ये वो साइंटिस्ट है, और मंत्र चिकित्सा और यंत्र चिकित्सा उसमें बहुत अच्छा काम है। जिन लोगों को रुचि है, ये मेरा यहाँ पर डिस्प्ले में भी संपर्क सूत्र है, वही दिनेश जी के पास भी है, बाद में जरूरत लगे चैट में भी मैं लिख दूंगा, मेरे से व्हाट्सएप से मांगना। तो मंत्र चिकित्सा उनके द्वारा हम कई रोगों में कर रहे हैं और अच्छे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। एक कोविड में जो गायत्री मंत्र में आगे 6 बार ओम लगा के उसका जो पाद चालू होता है उसमें, तो वो उससे सिद्ध जल 21 बार ये मंत्र अपनी 5 उंगली ऐसे शुद्ध कांच के पात्र में रख के वो पानी पीने का, तो वो अच्छा असर देता है। हमने कोविड प्रिवेंशन के लिए भी बहुत से रुग्णों को दवाई, यानी लोगों को, जिन परिवारों में एक लोग को था दूसरे को फैलने का संभावना था, तो ऐसे में ये मंत्र और इस एक यंत्र भी है, वो भी आप लोगों को मैं विनीश जी को तो भेज ही दूंगा। तो एक प्रिंट से लगभग 12 निकलते हैं यंत्र उसमें से, तो वो मोबाइल के पीछे इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो वो अभी नहीं दिख रहा है अच्छी तरह से, तो वो बहुत अच्छा मदद करता है। ये नए आयाम है, लेकिन उसके ये सब के बाद में औषधि आती है। अभी कलयुग है इसलिए सब प्रचलन में नहीं है, लेकिन ला सकते हैं। स्वस्ति वाचन हमने किया, कई लोगों को करवाया, 3.5 मिनट ही लगता है, बहुत अच्छा अनुभूति रहता है। हम एक अपना चिकित्सालय में एक निश्चित कार्य पद्धति से काम करते हैं, यानी कम रुग्ण लेना
और एकदम रुग्ण में पूरा घुस जाके काम करने का, इस प्रकार से काम करते हैं। यानी हमने कोविड में भी इस प्रकार से प्रयत्न किया। नित्य व्रत कथन, रुग्ण को वही बात बोल के उसका चिकित्सा चालू करने का कि यदि आप नित्य व्रत कथन करने वाले हैं तो ही मैं आपका दवाई कर सकता हूँ, वरना मुझे समय नहीं है। वो इसलिए कि रुग्ण बाद में क्या होता है कि थोड़े दिन दवाई लिया और 2-3 दिन में उसको आयुर्वेद से तो फायदा तुरंत मिलता है, लगभग 90-95% रुग्णों को। तो बाद में वो बेदरकार, हम गुजराती में इसको बेदरकार बोलते हैं, हिंदी में मुझे ध्यान में नहीं है, केयरलेस हो जाते हैं और दूसरा जो सप्ताह रहता है उसमें लेके आते हैं कि मुझे सीटी स्कैन में इतना फेफड़े भर गए हैं, बराबर है। तो ऐसे कुछ 1-2 अनुभव देखने के बाद हम जागरूक हो गए कि शरत के अधीन ही चिकित्सा करने का। तो हम नित्य व्रत कथन सुबह 8 बजे तक उसको हमें पूरा ये जो मैं बता रहा हूँ उस प्रकार का व्रत मुझे व्हाट्सएप पे भेजना ही रहता है। मेरे असिस्टेंट डॉक्टर है वो देख लेते हैं, स्टूडेंट देख लेते हैं, कुछ भी बाद में मेरे लायक चीज है तो वो बताते हैं और गाइडेंस के हिसाब से रुग्ण को परामर्श करते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं ऑनसेट के बाद में आज कौन सा दिन है, वो इसलिए कि आगे मैं बताऊंगा कि एक सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह क्या क्या होता रहता है। तो कौन सा दिन है वो हमें वैद्य को खास याद रखना चाहिए, कौन से रुग्ण का कौन सा दिन है। उस हिसाब से एक ही प्रकार की औषधि पूरे कोविड को ठीक कर देगी ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। अलग अलग औषधियों का भी बदलाव करना रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही परिवार में 3 लोगों को कोविड आया या 4 लोगों को आया तो हम 4 लोगों का पूरा व्रत लेके 4 लोगों का 7 दिन का या महत्तम 10 दिन का औषध निर्माण करके कुरियर तो करते हैं, लेकिन साथ में एक दूसरा औषध संपुट बना के देते हैं इमरजेंसी उपयोग के लिए कि इस दौरान भी कुछ लक्षण बदल जाते हैं तो इसमें ये औषधियों का इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे औषधियों का पूरा सूची बताया, वही औषधियां महत्तम रहती है, वो उसमें से महत्तम औषधियां उनके पास में भी रहती है, तो बीच में अच्छी तरह से काम लगती है। तो ऑनसेट के बाद में, रोग की शुरुआत के बाद में आज 5वां दिन है, 10वां कौन सा दिन है, वो भोजन ये 24 अगले 24 घंटों के दौरान क्या लिया, कोई नवीन लक्षण है कि नहीं 24 घंटे के सापेक्ष में। सापेक्ष लक्षण यानी अगले सब दिनों में जो लक्षण थे उसमें बढ़ोतरी है, कम हुआ है, क्या है, रिग्रेशन है, क्या है, वो सब लिखने का। उसने क्या निंद्रा निंद्र यानी भूख अच्छी लग रही है कि नहीं आहार में और निंद्रा में, उसको अच्छी नींद आ रही है कि नहीं। यदि भूख अच्छी लग रही है और नींद अच्छी आ रही है तो वो अच्छा लक्षण है, इसलिए वो हर रोज हम जानते रहते हैं। स्वाद और सुगंध है कि नहीं, वो हर रोज उनको लिखना रहता है, यानी कौन से दिन को स्वाद गया और कौन से दिन को वापस आ रहा है। मेरी बहन को ही है अभी तो लगभग 3 ही दिन में उसको वापस स्वाद और सुगंध स्वाद आ गया है और कुछ रुग्णों को 15-17 दिन तक भी नहीं आता है। सब लिख के भेजना है। साथ में कितनी नाड़ी 1 मिनट में रहती है वो उसको लिखना है, हर 6 घंटे में एक बार का उस प्रकार से वृत्त। ऑक्सीजन का SpO2 का प्रमाण कितना है वो लिखना है। तापमान शरीर का कितना रहा, क्योंकि तापमान से और नाड़ी गति से बहुत सी चीजें पता चलती है, तो तापमान जानने का जरूरी रहता है। तो तापमान लिखते हैं। ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी यानी कितनी सेकंड तक वो श्वास को अंदर रख सकता है, कुंभक कर सकता है, अंतर कुंभक, वो उसको लिखना पड़ता है। उसके हिसाब से पता चलता है कि अंदर स्थिति सुधर रही है या बिगड़ रही है। आहार में हम सब जानते ही है, युष पेया राब है, सूप है, मूंग और परवल का, बराबर है, मौसम्बी है, अनार है, देसी पपीता है, हरा नारियल है। ये सब जैसे जैसे स्थिति रहती है उस प्रकार से हम उनको सूचना देते हैं रुग्णों को। चावल है, सूखी काली द्राक्ष है, वो बहुत अच्छा ताकत देने के लिए काम करती है। खजूर भी हम प्रयोग कर रहे हैं। जो संक्रमित पूरे परिवार है इस समय के दौरान में, उन सब के बारे में आपको बता ही दिया है वैसे थोड़ा थोड़ा। ये ओसवाल परिवार है, वो पहली लहर का है लेकिन जानने लायक है कि घर में लगभग 3-4 लोगों को कोविड और माता जी का स्थिति ऐसा कि उनको भर्ती भी करने नहीं जा सके, शायद जगह नहीं मिल रही थी ऐसा स्थिति में।
और एक बहन थी वो स्वस्थ थी, बाकी सब लोग, वो बहन सब लोगों का कैसे भोजन बनाएगी, दवाई देगी, क्या करेगी। और माता जी का ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी 85 से कम जा रहा था। उसमें हमने ये जैसे सुवर्ण वाली औषधियां दिया, स्वास्थ्य चिंतामणि रस और वगैरह, अपने काढ़ा वगैरह दिया, बातरी दशांग वगैरह। और अभी मैंने फॉलोअप में उनसे पूछा कैसा रहा था, उस वक्त तो बताया था, लेकिन बाद में पोस्ट कोविड तो कुछ तकलीफ नहीं पड़ा है ना, तो बताया एकदम अच्छा है, सब लोग स्वस्थ है, सुखी है। ये कोविड है उसमें सब 3-3 वाला ज्यादा शायद चल रहा है। ये सप्ताह रहते हैं, पहले सप्ताह में ये बुखार वगैरह का जो रहता है वो स्थिति का, कफोत क्लेश वगैरह का, द्वितीय सप्ताह में फेफड़े में बढ़ता रहता है धीरे धीरे, और तृतीय सप्ताह में यदि अच्छा नहीं हुआ तो सब कॉम्प्लिकेशन वगैरह होने लगते हैं। ऐसे ही 3 वय के लोगों को शायद ज्यादा असर, लोगों को ज्यादा असर कर रही है। यानी पहली लहर में वृद्धों को ज्यादा लग रहा था, अभी युवाओं को ज्यादा लग रहा है। तीसरे में शायद ऐसा बोल रहे हैं कि बाल को ज्यादा असर करेगा। युवाओं को क्यों ज्यादा हो रहा है, ऐसा मैंने जो समाज को मैं देखता भी रहता हूँ, तो देखा कि वैक्सीनेशन जो 45 साल से ऊपर वालों ने लिया, और जो युवा जो गवर्नमेंट जॉब में या ऐसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उन्होंने लिया। तो डॉक्टर मावलंकर है, उनका एक स्टेटमेंट है कि वैक्सीन लिया तो 3 सप्ताह तक ज्यादा जनसंपर्क में नहीं आना है पहले डोज के बाद में। ये शायद अपने देश से चूक हो गई, या ऐसी सूचनाएं हम आदि भी नहीं है, दवाई कर देते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन सूचना देने में ज्यादा डीप नहीं जाने का, या डीप गए तो अपना समाज भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है ज्यादा, क्योंकि वो तो मुफ्त का सलाह है। मुफ्त का सलाह अपने समाज को उतना नहीं अनुकूल रहता है, उसको महंगा दवाई और वो सब ज्यादा रहता है। अच्छा, तो ये वैक्सीन ले लिया, और बाद में 3 सप्ताह तो क्या, एक एक घंटा भी लोग कुछ जनसंपर्क को अवॉइड नहीं करते। अभी ऐसा हो गया पूरे देश में कि वैक्सीन लिया है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, घूमना फिरना चालू कर दो, जनसंपर्क चालू कर दो। शायद वो एक बड़ा रीजन है। तो ये युवा इसलिए अभी ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और युवाओं को तो बाद में, 18 प्लस को तो बाद में दिया, लेकिन जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको तो दे दिया था, शिक्षक वगैरह को। और अभी भी जो दे रहे हैं उसमें ऐसा गलती हो रहा है। आयुर्वेद से पूरा अभी आयुर्वेद का स्थिति नहीं है देश में, उसका जो राज्याश्रय होना चाहिए और समाज आश्रय होना चाहिए, ऐसा नहीं। अभी समाज को जरूरत है इसलिए आयुर्वेद की तरफ है, और आयुर्वेद वैद्यों के द्वारा कम ले रहा है समाज। समाज आयुर्वेद मेडिकल स्टोर के द्वारा और ऑनलाइन के द्वारा सीधा ज्यादा ले रहा है। तो वैद्यों को इसके बीच में आना है और अपना रोल निभाना है। 3 लहर 3 चिकित्सा क्रम मैंने बताया, काष्ठ औषधि, सुवर्ण औषधि, और शायद देव प्रकाश का आगे जरूरत पड़े, भगवान करे ऐसी स्थिति अपने यहाँ नहीं आए, लेकिन ऐसे जो कल्पना करते उस प्रकार से आएगी तो तकलीफ पड़ेगी। मेरा ऐसा दृढ़ मानना है कि कोविड है वो प्रकृति के द्वारा और चीन के माध्यम से है, यानी प्रकृति उसके द्वारा चीन और उसके बाद में कोरोना है। ये कुदरत का ही प्रकोप है, यानी प्रकृति का जो दोहन करना चाहिए उसके बदले हम, मैं भी शायद उसमें कई अंश तक आ गया। तो उसके बारे में हमें जागरूक होना ही पड़ेगा, वरना नाम बदल बदल कर ऐसे कई कुदरत के प्रकोप आते रहेंगे और हम हैरान परेशान होते जाएंगे। यानी दुश्मन कहाँ है, समस्या कहाँ है, और हम भाग किस तरफ रहे हैं, कश्मीर की तरफ जाना है, कन्याकुमारी की तरफ जाना है, इसके मूलगामी उकेल की तरफ जाना होगा। प्रकृति का दोहन करना है, शोषण नहीं करना। इसलिए मैं बिफोर कोविड भी, यानी मैं समझ आई मेरे में, तब से मैं कई पेड़ पौधे लगाए हैं बचपन से। स्कूल में भी कई सारे पेड़ पौधे लगाता रहता है, यानी स्कूल का जो प्यून रहता है वो बोलता रहता है कि तेरे बाप का जमीन है या इतने सारे पेड़ पौधे लगाता रहता है, इतने ज्यादा लगाना। और इसके बाद में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे विनेश जी ने बताया, वहां पर 6000 तुलसी, 200 अरडूसी है, यानी वासा है, लगभग 100 से ज्यादा अपनी जीवंती के मदर प्लांट, ऐसे पारिजात है, बोरसली है, 100 से ज्यादा बोरसली। उस प्रकार से जो 5-6 साल रहा वहां पर कई औषधियां लगाई, और मेरे कई रुग्णों के वहां पर जीवंती के प्लांट है, कई रुग्ण ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कई रुग्णों के वहां देसी गाय है। यानी
मैं चिकित्सा के द्वारा झड़प से परिणाम देने के साथ में तुरंत पहले नहीं बोलता हूँ, उसके बाद में तुरंत उनसे संकल्प के लिए बोलता हूँ कि आप आयुर्वेद से स्वस्थ हुए हैं, मेरे माध्यम से हुए, लेकिन आयुर्वेद के द्वारा हुए हैं। आयुर्वेद बहुत बढ़ रहा है आगे, उसका डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रकार से औषधियों के प्रति किसी का रुचि नहीं लग रहा है। भविष्य में अपने पास तीर नहीं रहेंगे बाथा में, अच्छा धनुष्य रहेगा, सब कुछ रहेगा, तीर नहीं रहेगा बाथा में, आयुर्वेद रहेगा, औषधियां नहीं रहेगी। तो ये औषधियों लगाने का संकल्प, और कोविड में मैं सब रुग्णों को बताया भी है, और यदि वो नहीं लगाते तो मैं खुद लगाऊंगा एक एक पोर्सले का पेड़ हर एक व्यक्ति के लिए। तो इस प्रकार से एक संकल्प हमें खुद को लेना पड़ेगा, और अपने जो रुग्ण है, वैद्य है, वो बहुत अच्छा सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग भी हमें करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। आयुर्वेद का जो क्रमानुक्रमिक रोल है कोविड में, ये हम उसके साक्षी रहे हम सब लोग। यानी पहले हम वैद्यों को तो बहुत उत्साह था इसमें काम करने का, लेकिन क्या रोल मिला, तो प्रतिरक्षा हेतु काढ़े पिलाइए। यानी जब चिकनगुनिया आता है तो आयुर्वेद डॉक्टर गवर्नमेंट के और प्राइवेट के याद आते हैं, और उसको काढ़ा पिलाने का, बस अमृत पे पिलाने का, यानी आयुर्वेद यानी उकारा और काढ़ा। बाद में धीरे धीरे बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा माइल्ड केसेस में काम करने का चांस मिला, उसके बाद में धीरे धीरे मॉडरेट केसेस में काम करने का चांस मिला, बाद में सीवियर केसेस में काम करने का चांस मिला। आयुर्वेद कोविड केयर सेंटर कई जगह पर देश में खुले हैं, और बाद में ऐसा भी हो सकता है, शायद मुझे ध्यान में नहीं हो लेकिन खुल भी गए हो, आयुर्वेद डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, जिसमें सब वेंटिलेटर तक की व्यवस्था होनी चाहिए, और वहां पर अपने जो ये हेमकट पोटली रस है और सब प्रयोग, यानी शुद्ध आयुर्वेद का सब व्यवस्थाएं हो, साथ में अत्याधुनिक उपकरण भी हो, और उसमें सब अपने जो भी प्रयोग है वो सब टिक मार्क होते जाए। त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, प्रताप जो सब रस औषधियां है, इमरजेंसी औषधि, जैसे वैद्य अपने अनुज जैन जी, उन्होंने बोला था कि 50 बेड मुझे दे दो और 50 बेड एलोपैथी के रखो, मैं साबित करके बताऊंगा। तो ऐसा समय आ सकता है, इसमें हम कैसा रोल निभा सकते हैं वो हमें तय करना है, ध्यान में लेना है। मध्यम मार्ग, ये सब करते करते, यानी पाव में चक्र रखना है, हृदय में अग्नि रखना है, सिर फिर भी सिर पे बर्फ रखना है, अपने सिर को कोल्ड रखना है, शांत रखना है, स्थिर रखना है, यानी समांतर चिकित्सा करो, धीरे धीरे षोडश गुणयुक्त या कलायुक्त आयुर्वेद को निर्माण करो धीरे धीरे, और बाद में शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करो। ऐसे ही धीरे धीरे ये सब में जाओ। अपने वैद्यों ने ही एलोपैथिक हॉस्पिटलों में काम किया और अभी वेंटिलेटर के रुग्णों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भविष्य में अपने ही ऐसे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर या ऐसी कोई भविष्य में ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी हो सकती हो कि जिसमें क्रिटिकल केयर के निष्णात आयुर्वेद के सेंटर में जॉब करते हो या उनके साथ में काम करते हो, और अपना वैद्य एक एक प्रयोग को टिक मार करता जाए, और बच्चों को वही हॉस्पिटल में सीखने को मिले और बाहर जाके उसका क्रियान्वयन करे। आयुर्वेद के जो गाइडेड वेपन्स है, ये कोविड के संदर्भ में, वैसे तो कई सारे गाइडेड वेपन्स है, यानी मेरा मानना है ये 19 सालों का चिकित्सा अनुभव में कि 5% ही आयुर्वेद प्रत्यक्ष है धरातल पे, 95% आयुर्वेद पुस्तकों में पढ़ा पढ़ा राह दिख रहा है। कैसे राह दिख रहा है कि वसंत ऋतु में अणु तेल का एक प्रयोग है नस्य का, वो प्रयोग का उसमें बाद में क्या फलश्रुति बताया गया, इतने दूर का देख सकता है, इतने दूर का सुन सकता है, ऐसे बाल हो सकते हैं, ऐसे ऊर्ध्व चतुर्गत इतने इतने परिणाम मिल सकते हैं। इस चंद्र के ऊपर जाने की या मंगल के ऊपर जाने की ऐसी बात नहीं है। कोई आदर्श अवस्थाएं धीरे धीरे खड़ी करो और उसमें ये सब प्रयोग करना चालू करो। तो ये प्रतिमर्श नशे है, वो अपना गाइडेड वेपन है। अभी भी समय है अपने पास आयुर्वेद को समाज में ले जाने का। तो ये प्रतिमर्श नशे अपने कई महत्तम रुग्ण करते रहे, वो एक ध्यान में रखो। गंडूस उसके बाद में उसका स्थान आता है, तो गंडूस भी बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया कॉफल ग्रेगल है या और भी अपने हल्दी नमक या यष्टि मधु युक्त करवाइए, ऐसे कर सकते हो, अन्य औषधियों का भी कर सकते हो। अपनी दिनचर्या है, पहली लहर के दौरान मैंने अनुभव किया कि शरद ऋतु में यदि खीर खाते हैं तो उससे भी ताकत बढ़ती है ऐसा लग रहा है।
बराबर है। ऋतुचर्या में सुबह समय से उठते हैं, रात को जल्दी से सोते हैं, उसका भी बहुत, यानी अपने जो 3 स्तंभ है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, उसका भी पालन यदि अच्छी तरह से हो रहा है समाज में तो वो भी बहुत काम करता है। और ऋतुचर्या तो यदि हम अच्छी तरह से होलिका दहन को एग्जीक्यूशन में लाएंगे समाज में, तो भी बहुत बड़ा स्वाइन फ्लू है और ये कोविड है, उस प्रकार के जो ऋतु संधि कालीन जो वायरस वगैरह जो रहते हैं उसमें बहुत अच्छा, विनेश जी वगैरह को पता होगा, अपने वैद्यों को, अंकित वगैरह जो है देहरादून की, तो हम वहां पर अपने आर्यग्राम में वासंती नवसृष्टि यज्ञ यानी होली का दहन, उसका वैदिक नाम है ये पद्धति सर से हमने 5 साल तक धीरे धीरे करवाया, बाद में समाज में भी ले गए। और इसमें कौन से कास्ट होने चाहिए, कौन सी हवन सामग्री होनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, वो सब का पत्रिका बनाया और पूरे समाज में फैलाया, उसका अच्छा परिणाम मिला। लेकिन ये प्रयोग का रेप्लिका भी होना चाहिए, एक ही जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए, विकेंद्रित होना चाहिए। हम सब वैद्य ये सब में यदि रस लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये सब चीजें समाज में फैला सकते हैं, अपना भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। क्योंकि हम जिस नाव में बैठे हैं, भारत रूपी अपने जो जिस नाव है, यदि वो डूब रही है तो हम वैद्य है तो भी हम डूबेंगे ही। जैसे अपने कई वैद्यों को इसके दौरान कोविड हुआ, तो क्योंकि वो खुद ही इन सब को संभालने में सब ध्यान अपना ही नहीं रख पा रहे हैं, तो समाज यदि साथ साथ में जागरूक हो रहा है समांतर रूप से, तो अपने कंधे के ऊपर भी थोड़ा कम बोझ आएगा। इसलिए भी ये सब ले जाने का बहुत आवश्यकता है। आप सबने बहुत शांति से सुना, वैसे सब मीटेड ही है, फिर भी शांति से सुना ही होगा। और वैद्य विनेश जी है और अपने जो कार्याधिकारी है विश्व आयुर्वेद परिषद के, वो सब ने मुझे ये मौका दिया है ये सब रखने का, सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद वैद्य जी। विनीश जी, बस 1 मिनट में ये कहना चाहता हूँ, अभी चैट बॉक्स में मैं देख रहा था तो काफी सारे प्रश्न इस तरीके के हैं, मुझे लगता है कि कुछ हमारे ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो आयुर्वेद से नहीं हैं। जी सर। तो अगर वो ऐसा है तो वो किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से बात कर सकते हैं कि गंडूस क्या है, चतुर्थ अवशेष कैसे होगा, तो ये साधारण विषय हैं। तो उन्हीं से मुझे लगा कि शायद वो लोग आयुर्वेद से नहीं है, जन सामान्य जुड़े हैं। तो उन पर भी विनीश जी आप एक बार प्रकाश डाल दीजिएगा ताकि उनको परेशानी ना हो। धर्मेंद्र, आदरणीय धर्मेंद्र भाई पटेल सर का हृदय से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने इस विषय को इतना सूक्ष्मता से रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सा के साथ साथ जो कार्य पद्धति उन्होंने बताई है इतनी सूक्ष्मता से, वो बहुत ही वैद्यों को ध्यान में रखने वाली है कि हर एक वैद्य, हर एक रोगी का इस तरह से प्रतिदिन अगर हम कहीं ना कहीं उसका कार्य पद्धति की एक योजना बनाते हैं, उसका डाटा इकट्ठा करते हैं और रोगी को इस तरह से बोलते हैं और इतना कंसंट्रेट करते हैं, जैसा कि कहा गया है आयुर्वेद में आतुरस्य अंतरात्मानम अनुप्रवेश, तो वो अंतरात्मा में अनुप्रवेश करने की बात जो धर्मेंद्र सर ने कही है, वो उसका पालन करना। और सर ने जो अपना होलिका दहन के बारे में और जो संकल्प की बात कही है, इन सभी को हमें सूक्ष्मता से विचार करके, और सबसे पहले तो वैद्यों को अपने अंदर लेकर के आना है कि हमें पौधारोपण करना है। और औषधि और पौधे रोपण में सबसे बड़ी बात है कि अन्य ऑर्नामेंटल प्लांटों को जिसमें औषध गुण बहुत कम है उसको नहीं लगाने हैं, जबकि औषधीय गुणों से युक्त जो है हमें पौधों का पौधारोपण करना है। और अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि शरद ऋतु आ रही है और अभी हम लोग ने गिलोय का सबसे ज्यादा, सब लोगों ने पूरे भारत में गिलोय का बहुत ज्यादा जो है, गुजरात में भी गिलोय को बहुत बांटा है, यहाँ भी हम लोगों ने, सब जगह लोगों ने किया है। अभी गिलोय बच्चों के दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में आ गया। उसी तरह से अगर हम वासा को कहीं ना कहीं एक चिकित्सा पद्धति में अपनी एक रोजमर्रा की लाइफ में और एक अपने किचन गार्डन में छोटा सा वासा को स्थान दे, जिस तरह से हमने तुलसी को स्थान दिया है, गिलोय को स्थान दिया गया, तो जो हमारी वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, इसमें गिलोय वासा का बहुत श्रेष्ठ योगदान रहेगा, क्योंकि श्वास का हर है वो। और ये पूरी कोविड में जो है सारे लक्षणों को समन करने के लिए जो है वो बहुत अच्छी औषधि है।
तो इस तरह से हमें अपना इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं धर्मेंद्र सर, उसमें एक इन्होंने पूछा है कि अगर कोई पेशेंट जो है हमारा कोविड पॉजिटिव है और उसका जो है SpO2 92 93 है और कोई लक्षण और नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करें? यदि कोई लक्षण नहीं है तो उसको प्राणायाम अच्छी तरह से मदद करेगा। मैंने जो मेरे रुग्णों के ऊपर किया कि कोई लक्षण नहीं है और उसको इतना रहता है, तो प्राणायाम करवाइए और अपना जो दिनचर्या ऋतुचर्या है उस हिसाब से खाने पीने को बोलिए, और कुछ चिंता वाली बात नहीं रहती उन लोगों में। जी सर। यदि कोई लक्षण नहीं है तो सर इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में अगर कोविड हो रहा है तो उसमें हम कैसे मतलब उसको देखेंगे और कैसे चिकित्सा के बारे में सोचें? हाँ, ये प्रश्न मैंने देखा प्रेगनेंसी का और बच्चों का, तो मैंने जी सर। उसमें काम नहीं किया है। जी सर। हाँ, सर इसमें मंत्र चिकित्सा के बारे में जैसा कि आपने बताया है, तो उसके लिए भी कुछ लोगों ने नंबर वो शेयर कर दिया है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि मंत्र चिकित्सा जो करते हैं उनके उनका अगर नंबर शेयर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो मुझे उनका नाम याद आ गया, डॉक्टर मोहन करके है, पूना में है, और उनका संपर्क सूत्र में आपको ही यहाँ अभी तो शायद तुरंत मिल जाता है तो लिख देता हूँ, या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप से मांगेगी तो भी मैं भेज दूंगा, जी सर। है ना? कुछ तो सीधा वैद्यों बाद का में क्वेश्चन डॉक्टर है। मोहन जी से संपर्क हो जाए। जी सर। नागरवेल का मतलब पान का पत्ता है और पान हाँ है हाँ और हाँ, पान है, जी बस जी 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 नागरवेल का कुछ पान है। है। जी 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 सर। जी सर। सर चौधरी सर आपके आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से अगर हो तो? नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। वही एक आध लोगों का बार बार ये आ रहा है आगे कि वैद्य जी ने आज काफी बड़ी संख्या में पेटेंट औषधियों के विषय में अपने अनुभव शेयर किए हैं, तो उनकी फार्मेसी का पता चल जाए ऐसा उसी समय आ रहा था, लेकिन मैंने बीच में इसलिए नहीं रोका क्योंकि बहुत सारी ऐसी फार्मेसीज हैं जो जिनकी प्रेजेंस पैन इंडियन नहीं है। तो ये अपने इनके अनुभव हैं और बहुत अच्छा अगली स्लाइड में इन्होंने कह भी दिया कि आप उसको फर्स्ट स्टेप में रखिए और उसके बाद में उनके घटक और उनकी कार्य करने की पद्धति को स्टडी करें और फिर उसमें शास्त्रों से अपने हिसाब से अपनी औषधियों का चयन करें। तो मुझे लगता है इससे अधिक उपयुक्त कोई पेटेंट औषधियों का उपयोग नहीं हो सकता। तो कोशिश करेंगे कि जो औषधियां लिस्ट हुई हैं उनके यथासंभव फार्मेसीज का एक कंपाइल करके और आपको कल चैट बॉक्स में डाल दें, ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं, क्योंकि पुनः उन सबको व्याख्यान करना वो उचित नहीं होगा, वक्ता पर अतिरिक्त दबाव आएगा। डॉक्टर मोहन जी का मैंने संपर्क सूत्र यहाँ लिख लिया है चैट बॉक्स में। जी सर। अच्छा, पूना से जो एक आया है कि डेली प्रतिवर्ष नशे में काऊ घी या अनुतेल में कौन सा बेस्ट रहेगा? हम यदि गाय का घी है तो दिन में सूर्य की उपस्थिति में प्रतिमर्श नशे के लिए बोलते हैं, और यदि अणु तेल है तो रात को सोते वक्त प्रतिमर्श नशे के लिए बोलते हैं। कुछ रुग्णों में सिर्फ अणु तेल का ही बोलते हैं, कुछ रुग्णों में सिर्फ गाय का घी का बोलते हैं, कुछ रुग्णों में दोनों का बोलते हैं। सर धर्मेंद्र सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे ये अपना सद्या वमन का कुछ आपने अपना अनुभव लिया हो सर, इसमें उष्णोदक संजो नमक से या इस तरह से किसी चीज से? कोविड में तो कोविड नहीं पे, लिया है। कोविड में। हाँ, अच्छा वैसे तो बहुत किया है, इसमें नहीं लिया है, लेकिन कर जी जी सकते हैं, सब प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के कर सकते हैं। जी सर।
चौधरी सर। जी, अभी और कोई सर सरसों के तेल से भी प्रतिमर्श कर सकते हैं क्या, ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है। मुझे सरसों के तेल का प्रतिमर्श का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, कोई रुग्ण में या खुद के ऊपर भी। जी 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 जी। अभी और क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये अभी आ रहा है सर, 32 ईयर मेल है, रिपोर्ट कहती है कि इसको एस्पेरिगोलामा फंगल बॉल इन लंग्स है, तो उस पर कोई आपका अनुभव हो। और इसी के साथ में एक आध क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा काढ़ा यूज करते हैं, तो वो कितने टाइम करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं खास तौर से म्यूकर माइक्रोसिस पे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसका हर वक्ता यही कहता है, चूंकि ये एक नया रोग आया है, नया नोमेनक्लेचर आया है रादर, और इसमें हम खास तौर से किसी भी वैद्य का अभी तक अपना निजी अनुभव उस पर नहीं रहा, केवल सैद्धांतिक चीज जरूर कई वैद्यों ने चर्चा की है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को हमें छोड़ देना चाहिए जब तक प्रत्यक्ष अनुभव ना हो, कुछ समय तक के लिए। और दूसरा, बार बार विषय पूछा जाता है कि हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, जिनको नेफ्रोटिक प्रॉब्लम है उनको कराना चाहिए अथवा नहीं कराना चाहिए, और ये प्राय हर वक्ता से पूछा जा रहा है। तो इसमें मेरा अपना निजी ये कहना है कि ये आपका अपना स्व विवेक है। आयुर्वेद इसमें क्या कहता है वो एक विषय डिस्कशन का हो सकता है, लेकिन जिस किसी चीज का कोई नुकसान नहीं है तो उसको ले लेना चाहिए, चूंकि हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और मास अपील अगर हम करेंगे कि नहीं लेना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा सकता है। तो बहुत स्पष्ट विचार हैं, और हमने अपने YouTube चैनल पर जहां ये सारी वीडियोस डाली जा रही हैं, परिषद के तेलंगाना चैप्टर का एक वैक्सीनेशन पर ही एक सीरीज, एक लेक्चर हुआ था, तो वो भी हमने वहां उस YouTube चैनल पर डाला हुआ है। और उसमें बहुत सारे FAQs हैं, शायद 10 मिनट तक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर ही वक्ता ने, और वो मेडिकल बायोलॉजिस्ट था जिसका ये लेक्चर हुआ है, तो वहां से भी आप उसकी इनसाइट कुछ ले सकते हैं। तो विनीश जी। सर अभी तो कोई इस तरह के क्वेश्चंस और नहीं है, और मैं फिर जो है सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारी इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ यहाँ आज जुड़े और अपने अनुभव को शेयर किया। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे पहलू ऐसे उन्होंने टच किया है जो अभी तक किसी वक्ता ने जो है टच नहीं किया था। बहुत सारी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो विचार उन्होंने किया, जो है हमारा सबसे अच्छा मुझे लगा कार्य पद्धति वाली बात सर की, कि इतना सूक्ष्मता से मरीज से जुड़ा रहते हैं, पर डे वो इतना शायद जुड़ा रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इतना किया जाए तो हमें लगता है कि जो है हम उसको बहुत और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और उसकी सफलता के रेट बढ़ा सकते हैं। तो सर का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मुझे धर्मेंद्र जी का आज सुनते हुए वो भी अच्छा लगा कि जो हमारे वैद्य हैं, जो किन्हीं किसी कारण से आयुर्वेद की चिकित्सा से वंचित रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो कैसे अपना स्टार्ट करें। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, पता नहीं कितने लोगों को ने उसको ध्यान से सुना। कि आप समानांतर इस्तेमाल करें, आप जिस भी पद्धति से कर रहे हैं उसी में आयुर्वेद को समानांतर समाहित करें, उसके बाद अपने ज्ञान को बढ़ाकर उसको करें, और उसके बाद में पूर्णतः आयुर्वेद पे आए। मुझे लगता है आज के लेक्चर का टेक होम मैसेज जो है वो यही होगा। तो मुझे अभी मैं अपने आदरणीय के द्विवेदी जी को अनम्यूट कर रहा हूं। तो सर आप अनम्यूट हो जाइए। जी जी, हमारे बीच में नमस्कार। हमारे परिषद के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख आदरणीय कमलेश कुमार द्विवेदी जी बनारस से हैं, तो वो आप कुछ रखना चाह रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा
धर्मेंद्र भाई पटेल जी का। धर्मेंद्र जी ने जिस पेशेंट की वाराणसी से चर्चा की थी वो पेशेंट मेरे ही थे, और मैं ये विश्वास करता हूं यदि मरीज को हम अच्छी दवा बता भी देंगे तो वो उसे लेने में कठिनाई होगी। और चूंकि शास्त्रीय औषधियों में कॉम्बिनेशन और क्वालिटी ऑफ ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो मैं यूजुअली अपने जो देश भर के मरीज हैं यदि हमसे संपर्क करें, मैं वहां के जिन लोकल चिकित्सक को, जिस शहर के भी चिकित्सक होते हैं, उनको रिफर कर देता हूं। निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी ने बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से उस मरीज को लाभ पहुंचाया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। धर्मेंद्र जी से मेरी मुलाकात तकरीबन 8-10 साल पहले संपर्क के दौरान ही हुई, और कुछ खास बातें मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। मैं किसी और मीटिंग में गया था और मैंने समय निकाला, इनसे अपॉइंटमेंट लिया और इनसे मिला मैं। जब मैं जिस